Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 7th नवंबर 2024. ठीक हो गया बेटा? अच्छा, ये है बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों जो एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस इस लेक्चर के अंदर किया जाएगा। बाकी बेटा रह गया आपके जो 1, 2, 3 एंड 4, ये जो आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है। इस सेक्शन के लिए बेटा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी और उसके लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर फोकल पर्सन से राब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नवंबर के लिए। बाकी फ्रॉम जनवरी 2024 टू ऑनवर्ड इन सारे के सारे महीनों के लेक्चर्स जो हैं ओपिनियन के अवेलेबल हैं। आप जोन सा भी सुनना चाहें आप लोग सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे की जो इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है ये भी कंटिन्यू है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस जो है वही करवाई जाती है। बाकी जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जाएं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर इस लेक्चर का पीडीएफ पड़ा है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टराइजेशन 3 चैप्टर्स बना दिए गए हैं, वहां से आप 3 एडिटोरियल्स हैं जो सा सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं 1-2 मिनट लूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डाटा इस्तेमाल कहां पर होगा। ठीक है बेटा, ये जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं ना, ये आपका सबसे पहले तो इंग्लिश ऐसे में ये डाटा इस्तेमाल होगा। दूसरा आपका करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर, पाकिस्तान अफेयर के पेपर के अंदर, सोशल साइंसेस के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, जेंडर स्टडीज है, इंडो पाक हिस्ट्री है, यूएसए हिस्ट्री है, एंड इन द सेम फैशन इंटरनेशनल लॉ है एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स। तो उनकी जो जर्नल टॉपिक्स होते हैं ना आपके, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्रिटिकल अप्रोच इससे डेवलप होती है, आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच डेवलप होती है जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है लेकिन ये ऐसे के अंदर रिक्वायर्ड है। तो बहरहाल ये यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा। ये पेपर तो आप लोग इजीली पास कर लेंगे अगर पूरा साल आप लोग सुनते हैं तो। दूसरा बेटा रह जाता है इंग्लिश ऐसे। डाटा जो यहाँ पर है वो इंग्लिश ऐसे के अंदर इस्तेमाल तो होगा डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, लेकिन इंग्लिश ऐसे को पास करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसके बगैर पास नहीं होगा। और राइटिंग के लिए हम लोगों ने प्रॉपरली एक सेशन शुरू किया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ राइटिंग ही करवाई जाती है। मतलब आपको टॉपिक जो है वो दिया जाता है, आप उस टॉपिक को लिखते हैं और सेंड कर देते हैं। टीचर उस टॉपिक को क्या करता है, चेक करता है, एवेल्युएट करता है और आपको वापस भेज देता है आपका फीडबैक। ठीक है, और फीडबैक एक तो पेपर के ऊपर चेक करके और दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, आप उसको सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और नेक्स्ट टाइम मैंने इन मिस्टेक्स से कैसे बचना है। तो ये इसमें आपको डायरेक्टली जो है ये चीज करवाई जाती है इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, और इसके बगैर बेटा ऐसे पास नहीं हो सकता, इस वजह से ही इसको शुरू किया। बाकी आपके जो करंट ग्लोबल इश्यूज हैं ये आप लोग इसकी लिस्ट है इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नेक्स्ट आपके करंट जो नेशनल इश्यूज हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे कोई नई अमेंडमेंट्स आएगी, चेंज आएगी, हम इसको अपडेट कर देंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रम्प 2.0 क्या है जी इसके अंदर? इसके अंदर बेसिकली जो इस पूरे के पूरे एडिटोरियल का क्रक्स है ना, राइटर कहता है कि ट्रम्प साहब जो है वो इलेक्शंस तो जीत गए हैं, 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं वो अमेरिका के, लेकिन अब ट्रम्प के रास्ते में जो चैलेंजेस हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर और फॉरेन लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनको वो डिस्कस करेगा कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे डील करेगा, और इंटरनेशनल स्टेटस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या मसले मसाइल हैं उनको ट्रम्प साहब कैसे डील करेंगे। सो ये दो चीजें जो है राइटर इसके अंदर इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करता है। तो बहरहाल पहले ट्रम्प साहब इलेक्शंस हुए, वो जीत चुके हैं, जनवरी से ऑफिस संभाल लेंगे। ये बेटा एक आप लोगों ने इसको खुद से पढ़ लेना है क्योंकि अगर इसको मैं पूरे को डिस्कस करूंगा तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो बहरहाल
आप लोगों ने इसको देख लेना है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा स्टेप 4 से, इलेक्टोरल कॉलेज से। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में अगर हम देखें तो ये 291 जो सीट्स हैं वो डोनाल्ड साहब के पास हैं और कामला हारिस 223 हैं। तो ये जो है ज्यादातर जो सीट्स हैं इलेक्टोरेट की वो उनके पास हैं। ट्रंप साहब के पास इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ये आप लोग यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है इलेक्शंस कैसे होते हैं, इसके अंदर उस इलेक्शंस की क्या गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, कितनी सीटें हैं, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली की कितनी है, सेनेट की कितनी है, किसको कितनी मिलती हैं, कैसे इलेक्शन होता है, पूरा पूरा एक समझने का टॉपिक है बहुत बड़ा सा। और जिसको इंशाल्लाह जब कभी कोई एडिटोरियल राइटर ऐसा लिखेगा या ओपिनियन ऐसा आएगा तो आई विल इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं मेन की तरफ जाऊंगा लेकिन उससे पहले पहले आपको ये कुछ चीजें बता देता हूँ। ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है जो कि अमेरिका के इलेक्शन के अंदर इनका बड़ा अहम किरदार है। इसी तरीके से ये सीटें जो है दी जाती हैं और इसी तरीके से ये मामलात चलते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जो राइटर ने क्या लिखा है अपने एडिटोरियल के अंदर। तो राइटर कहता है तकरीबन 270 प्लस इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुके हैं ट्रंप साहब। ठीक है, अच्छा मेन बात थी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या मसले मसाइल। महंगाई है जी, हाई इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रंप साहब को अमेरिका के लोगों ने वोट दिया। ठीक है, ये है लोकल लेवल के ऊपर के अमेरिका वालों ने क्यों वोट दिया। महंगाई से तंग है। ठीक है, क्योंकि कोरोना इनके बाद ही तकरीबन एंड पे थे जब कोरोना आया था। दूसरा फॉरेन फ्रंट के ऊपर इसराइल जो है वो गजा के अंदर तबाही उसने मचाई हुई थी और जो बाइडन की गवर्नमेंट थी उसने इसको सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया, कई दफा बता चुका हूं, एड दी, मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में जो है वेपन्स प्रोवाइड किए, तो प्रोवाइड किया यानी कि सपोर्ट किया। अब जहर है तकरीबन 1% तो वो है जो मुसलमान है अमेरिका के अंदर, वो वोट इसको नहीं डालेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, जो भी इंसान है जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज हैं, जो जिसके अंदर इंसानियत है, बेशक वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता होगा, वो भी इनको वोट नहीं कास्ट करेगा गजा की वजह से। तो दैट इज अ टू रीजन जिसकी वजह से उन्होंने इसको पनिश किया है बेसिकली, जो बाइडन को और इसको वाइस प्रेसिडेंट कामला हारिस को और ट्रंप साहब को जिताया है। तो ये दो कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रंप साहब जो है वो जीते। बाहर अमेरिका ग्रेट का हमेशा इन्होंने वादा किया, पहले भी, इससे पहले भी जब ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के तब भी उन्होंने यही कहा था। तो अब ये कैसे क्या करेंगे, कैसे अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, तो डोमेस्टिकली ये क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कम करेंगे और इसके पास इनके पास सॉलिड प्लान होने की जरूरत है। और इसमें फिर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये जॉब्स पैदा करेंगे अमेरिका वालों के लिए, तो फिर ही इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। असल जो टेस्ट है वो है अब यूक्रेन की जंग को ये कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि मैं 24 हावर्स के अंदर 24 घंटे में जो है वो यूक्रेन की जंग को खत्म कर दूंगा अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो, क्योंकि रशिया के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप साहब के। तो अफसर राइटर कहता है कि अब इनका असल इम्तिहान ये है कि यूक्रेन की जंग को ये कैसे खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसराइल है। गजा के अंदर अब जो इसराइल ने किया है, तो अब इसराइल के साथ ये कैसे ताल्लुकात रखते हैं, तो ये तो हम वैसे पहले भी टल कर चुके हैं कि इसराइल को ये सपोर्ट ही करेंगे और उसकी रीजन जो है वो बहुत बड़ी है, वो है इसराइल की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर आए वो इसराइल की लॉबी के लबैक ही कहेगा। बहरहाल देखते हैं कि अब ये गजा की जंग को किस तरफ लेकर जाते हैं। तो ये दो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनके अंदर सामने चैलेंजेस हैं और नेशनल लेवल के ऊपर इनके सामने चैलेंज है इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो अब देखना है कि किस तरीके से पीस लेके आते हैं और किस तरीके से ये चीजों को डील करते हैं। बस ये तीन चीजें थी जो राइटर ने इसके अंदर डिस्कस की हैं। बाकी अब वक्त के साथ साथ जहर है ये आए हैं, तो जो चेंजेस आएंगी इन चीजों के अंदर राइटर आपको बताता रहेगा एंड वी विल डिस्कस विद। नेक्स्ट है फेट ऑफ कंपनी। अब इसमें क्या राइटर कहता है, इसके अंदर मेन जो क्रक्स कह लें, बात कह लें, वो ये थी कि गवर्नमेंट की जो पावर में बैठे हुए लोग हैं ना, कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं। इनको अपनी गवर्नमेंट गिरती हुई नजर आ रही थी। क्यों, रिजर्व सीट की वजह से। रिजर्व सीट के केस का फैसला होता है और कहा जाता है कि ये सीटें इनको दे दी जाएं, किसको, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अगर ये सीटें उनको दे दी जाती हैं तो इनकी 2/3 मेजोरिटी खत्म हो जाती है और ये पावर में नहीं बचते। तो इस चीज के बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान में, राइटर कहता है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई
26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बेंच नहीं सॉरी अमेंडमेंट, ठीक है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन लोगों ने करवाई, ठीक है। अच्छा, उससे क्या किया, जुडिशरी को कमजोर कर दिया, क्योंकि ये जुडिशरी ने फैसला किया था। उसके बाद अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है जिसके ऊपर राइटर लिखने जा रहा है। ये बेंच जो है ये अब रिव्यू करेगा इस केस को, रिजर्व सीट वाले केस को, और गवर्नमेंट ने जो उसके अंदर बिठाए हैं जजेस वो अपनी मर्जी के बिठाए हैं। मतलब क्राइटर कहता है कि अब ये फैसला करवाएंगे अपनी मर्जी का, ठीक है, अपनी विल जो इनकी है उसके मुताबिक। तो क्या विल है, अपने आप को बचाना, तो यही बात है। तो पहले रिजर्व सीट का देख लें। रिजर्व सीट के अंदर बेटा सादा एंड टू द पॉइंट है कि ये 70 सीट्स है। नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूं, वैसे प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी होती। 70 सीटों में से 60 सीटें जो हैं वो वुमेन्स की हैं, 10 जो है वो माइनॉरिटीज की हैं। जितने परसेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी सीटें जीतती है उतने परसेंट इनमें से दे दी जाती है। और सादा कर दूं तो टोटल नेशनल असेंबली की 336 सीटें हैं, जिसमें से 266 के ऊपर वोट कास्ट होगा, इलेक्शन होगा, और जिस पर 3 सीट एमएनए के ऊपर इनमें से 1 सीट मिलती जाएगी, ठीक है। ये है इसकी रेशियो तकरीबन, तो ये परसेंटेज है। तो बहरहाल इसके बारे में जो था, क्योंकि पीटीआई के बेशक वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो 100+ सीटें उनकी बन गई एमएनए की, तो बाकी फिर जाहिर है इसके अंदर उसी तनासब में उनकी सीटें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी सीटें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी, और दी इस वजह से कि क्योंकि जो पीटीआई जो है ये कोई एज ए पोलिटिकल पार्टी नहीं आई। तो ये है मसला मसैल। तो इसी चीज को राइटर जो है अल्फाज में लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन्होंने बनाया है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो हेड बनाया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, और इनका चौथा नंबर है सीनियरिटी में। मतलब कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस थे उनका ओपिनियन और चीफ जस्टिस साहब का ओपिनियन जो है उसको साइड पर रखकर गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अच्छा इस्तेमाल किया है अपने आप को बचाने के लिए। बाकी इसमें बताता है कि पंजाब से ये वाले बंदे लिए हैं बेंच में, बलूचिस्तान से ये वाले, सिंध से ये वाले, केपीगी से ये वाले, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर ये लोग बैठे हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें यही है कि पीटीआई का जो रिजर्व सीट का मसला है वो सुनेंगे, और इसके अंदर वो बंदे भी शामिल हैं जिन्होंने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस था उसको भी डील किया था अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द गवर्नमेंट, और ये ऐसा केस था जिसके अंदर पीटीआई से जो बैट का सिंबल था वो वापस ले लिया गया था। मतलब कि ज्यादातर लोग इसके अंदर वही हैं जिन्होंने पहले भी गवर्नमेंट का साथ दिया था और अब भी वो गवर्नमेंट का साथ ही देंगे। सो दैट इज द ऑल व्हिच इज रिटन बाय इन एडिटोरियल, यही चीजें हैं, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हम इंटरनली कितने कमजोर होते जा रहे हैं, कि मेरिट की हम लोग धज्जियां किस तरीके से उड़ा रहे हैं, और ये चीजें डायरेक्टली किस तरह से जो आपके सिटीजन हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सादा सी बात है, एनर्जी मेन टॉपिक आपका रहेगा। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो एनर्जी पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, उनके साथ उनका स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, तो स्टेट चाहती है अब उन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो स्टेट को महंगे पड़ रहे हैं। तो इस बारे में राइटर जो है इसके अंदर बात करता है। राइटर कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे ना 5 आईपीपीज के साथ, वैसे तो काफी के साथ हुए थे, तो 5 के साथ इन्होंने पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए थे, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने कहा था तकरीबन 500 बिलियन रुपीस मैंने बचा लिए। तो अब दोबारा से जो है रिडक्शन करने जा रहे हैं इतने पर यूनिट की। तो अभी जो दोबारा से यानी कि समझ लें कि आईपीपीज और स्टेट के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है कि आईपीपी इतने की बिजली बनाएगा और स्टेट को बेचेगा, लेकिन अब स्टेट जो है आईपीपीज को प्रेशराइज करके ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनको चेंज कर रही है, और खुदकुश के साथ तो इन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल ही कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आईपीपी सेक्टर को लेकर जो है ये चीज आ रही है कि ये कैपेसिटी बेस्ड चार्जेस हमें दे रहे हैं, तो दैट इज द रीजन कि जिसकी वजह से बिजली बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। तो डायरेक्टर कहता है इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं हुआ, ये चौथी दफा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है ना
आईपीपीज जब से ये बनी है सिंस 1997 कि इनके साथ जो है अपने रिवाइज कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को या अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो चौथी दफा गवर्नमेंट ये करने जा रही है। बहरहाल इससे राइटर कहता है एक ही नुकसान है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं रहेगा और पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अब यहां पर मैं एक ही बात करता हूं। आईपीपीज हमने कई दफा डिस्कस किए, सादा अल्फाज में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, कैपेसिटी बेस्ड चार्जेस करते हैं हम, और ये गवर्नमेंट के साथ स्टेट के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था। अभी हल्का सा समझ लें। आईपीपीज जैसे कि मेरे पास पैसा है, मैंने स्टेट ने कहा मुझे बिजली चाहिए, लेकिन बिजली बनाने के बाद स्टेट ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने स्टेट को कहा ठीक है बिजली मैं आपको बनाकर दे देता हूँ, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना 1000 जो है किलोवाट का मैं, या जब सादा करता हूँ इसको किलोवाट का, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ कि मैं 1000 यूनिट आपको बिजली के बनाकर दूंगा और आप मेरे से परचेज करेंगे। स्टेट ने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कैपेसिटी पेमेंट, मतलब मैं 1000 यूनिट के ही पैसे लूंगा, गवर्नमेंट बेशक मेरे से 10 यूनिट ले, मुझे 1000 यूनिट के ही पैसे देगी क्योंकि मुझे किसी और को नहीं बेचनी। तो आईपीपीज में यही हो रहा था कि गवर्नमेंट बिजली उनसे नहीं ले रही थी बाज चीजों के अंदर, लेकिन पैसे पूरे दे रही थी। अब कई प्लांट जिसमें स्टेट के अपने रिश्तेदार भी मौजूद थे आईपीपीज वाले, उनके बिजली जीरो बना रहे हैं, लेकिन अगर डील जो है वो 10,000 की हुई है यूनिट्स की, तो उनको 10,000 यूनिट दिया जा रहा है। 10,000 तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, उनको दिया जा रहा है। इस तरह से करप्शन भी हो रही थी। लेकिन अब जब इसको अब स्टेट के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा, करना इन्होंने नहीं था, अब असल में महंगाई होने की वजह से, बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से, सोलर सिस्टम आने की वजह से, क्लाइमेट क्राइसिस आने की वजह से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की वजह से अब ये सारी चीजें नंगी हो गई हैं। अब हर चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं। पिछले 30-35 साल से ये लोग आईपीपीज वाले जो है पाकिस्तान को लूट लूट कर खा रहे थे। अब ये हैं कौन? आप ही हैं, जो आपकी पावर क्लास है वही है, कोई बाहर से नहीं आया, परेशान ना हो। आप हैं या आप उनको लेकर आए हैं, ठीक है, दिखाने को और खाने को और यही चीजें हैं, ठीक है। और अब ये आपने खा लिया, 35 साल से आप ये खा रहे थे, और अब जब दुनिया के सामने सारी बातें आ गई तो अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? अगर नहीं जी नहीं हम इनका करते हैं कोई इलाज, तो अब इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट चेंज करने जा रही है। तो इसका फायदा तो ज़ाहिर होगा, लेकिन नुकसान भी होगा। नुकसान ये है कि आइंदा अगर इनमें से कोई जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, तो हम यही दिखा रहे हैं कि बाहर से लोगों ने आकर इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका नुकसान ये होगा कि फिर पाकिस्तान के अंदर जो है कॉन्फिडेंस ट्रस्ट नहीं रहेगा और बाहर से लोग नहीं आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हिट होगी। बाहर राइटर कहता है कि इस एक काम से कुछ नहीं होने वाला, और भी काम करने की जरूरत है। वो काम क्या है? एक ये 4 पॉइंट वैसा ऐसे हैं जो आप अपने पेपर में एनर्जी क्राइसिस को लेकर लिख सकते हैं, नोट कर लें बेशक। एक तो जो चोरी है वो आपने रोकनी है, ठीक है ना। लाइन लॉसेज होते हैं वो आपने रोकने हैं। पुरानी तारें हैं, रास्ते में कितनी बिजली जाया हो जाती है वो रोकनी है। ट्रांसमिशन नेटवर्क के ऊपर आपने खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आपने जाना है। पैसे तो है नहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वहां से ले लें, उनसे कहें इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं दें हमें, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कर दो, तो ये कुछ काम करने से कुछ बेहतरी आ जाएगी, पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसके अंदर कम हो जाएंगे। तो बहरहाल बेटा पेपर पर्सपेक्टिव में एनर्जी की बात हुई, आईपीपीएस की बात हुई, स्टेट की, और स्टेट को मैंने बताया कि इंटरनेशनल लॉ होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन लेती है तो ये इसको हिट होगा, लेकिन यह है कि एनर्जी की प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। आईपीपीएस की जो करप्शन है वो आपके सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान की एनर्जी के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो आईपीपीएस जैसे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आप बात कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका जो टू डे टॉपिक, और बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। ये फोकल पर्सन का नंबर है, जब चाहे जिस टाइम चाहे आप लोग अपना इसके साथ जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है ये ओपिनियंस एट लीस्ट आई विल रिकमेंड कि 1 टाइम आप ज़रूर लें, सुने ज़रूर, एक दफ़ा लेकर सुने, और अगर आपको लगे कि ये डिफरेंस पैदा कर रहे हैं तो आप हमको ज्वाइन करें, कंटिन्यू करें। और बाकी इसको भी 1 टाइम ज़रूर परचेज करें, राइटिंग प्रैक्टिस करके फील करें, डिफरेंस फील हो
तो ज्वाइन करें, कंटिन्यू करें, ना डिफरेंस फील हो तो ना करें, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।